आज हम कक्षा 10वीं की गणित से अध्याय 3 लेकर आए हैं, जो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो दोस्तों, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक समीकरण होता है, व्यापक समीकरण, तो अब हम यहाँ देख लेते हैं कि व्यापक समीकरण आखिर क्या होता है। तो पहला व्यापक समीकरण होता है a1x धन b1y धन c1 बराबर 0। ये पहला व्यापक समीकरण हो गया। इसी प्रकार a2x धन b2y धन c2 बराबर 0, इस प्रकार ये दूसरा व्यापक समीकरण हो गया। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो कक्षा 10वीं में अधिकतर पूछता है कि युगपद निकाय के लिए समीकरण निकाय के लिए नंबर 1 निकाय का अद्वितीय हल होता है यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं होता b1 बटे b2 के। इसी प्रकार दूसरा, निकाय का कोई हल नहीं होगा यदि, तो यहां देख लें, a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 के, पर यह बराबर नहीं होता c1 बटे c2 के। अब तीसरा भाग में देख लेते हैं हम कि निकाय के अनंतः अनेक हल होते हैं। यदि a1 बटे a2 बराबर होता है b1 b2 के, बराबर होता है c1 बटे c2 के। तो स्टूडेंट्स, ये पहला, दूसरा और तीसरा जब भी एग्जाम होते हैं बोर्ड के, तो ये तीन में से एक क्वेश्चन आपका विकल्प के रूप में जरूर आता है। यानी हमने 3 अध्याय में एक अंक वैसे ही बना लिया है, और चाहो तो आप इसे इस रूप में भी देख सकते हो कि यह रूप आखिर हो क्या सकता है। तो हमको ये बोलना पड़ेगा कि अद्वितीय हल होने पर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये दो रेखाएं हैं, दोनों रेखाओं या दोनों समीकरणों का जब भी हम ग्राफ खींचेंगे तो वो एक दूसरे को ऐसी प्रतिच्छेद करेगी। पांचवा बिंदु, कोई हल नहीं होने पर रेखाएं समांतर होती है। यानी कहने का मतलब, इन्हें अनंत तक बढ़ाएं तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। अब छठवां बिंदु में हम आ जाते हैं कि अनंत है अनेक हल होने पर रेखाएं समपाती होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि ये कोई रेखा है, अब समपाती होगी मतलब कि इसी पर से चली जाए दूसरी रेखा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, समपाती बोलते हैं। इस प्रकार स्टूडेंट्स, हमने ये 6 विकल्प क्वेश्चन पूछे हैं, जिसमें से पहला, दूसरा और तीसरा हमेशा पूछे जाते हैं। परीक्षा में पूछ ले कि निकाय का अद्वितीय हल होता है, तो आपको शर्त बतानी पड़ेगी a1 बटे a2 बराबर नहीं होता b1 b2 के।
इसी प्रकार निकाय का कोई हल नहीं होगा यदि, तो इसके लिए शर्त होती है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, परंतु यह बराबर नहीं होता c1/c2 के। इसी प्रकार तीसरे में हम चलते हैं, निकाय के अनंत अनेक हल होते हैं, तो ऐसी स्थिति में a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, ये बराबर होता है c1/c2 के। इसी प्रकार दोस्तों यदि आपको क्वेश्चन पूछ ले कि रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तब निकाय का कौन सा हल होता है, तो तब निकाय का हमारा अद्वितीय हल होता है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ ले कि जब दो रेखाएं कैसी होती है, समांतर होती है, तो ऐसी स्थिति में आपको बताना पड़ेगा कि निकाय का कैसा हल होता है, तो आपको बोलना पड़ेगा निकाय का कोई भी हल नहीं होता। अब जब रेखाएं संपाती होती अर्थात एक के ऊपर एक से जाए, तो ऐसी स्थिति में निकाय का अनंत है अनेक हल होता है। तो स्टूडेंट्स आज हम प्रश्नावली 3.3 देखते हैं, जिसमें प्रश्न 1 कह रहा है कि निम्न रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो ऐसी स्थिति में जब भी आप हल करें तो हल में आपको सबसे पहले सवाल जैसे कि वैसे लिख देना है, x धन y बराबर, हमने ये 14 लिख दिया, इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार x ऋण y बराबर, ये लिख दिया हमने 4, इसे लिखेंगे हम समीकरण नंबर कितना 2। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये देख लें कि इन दोनों समीकरण को आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा कि कौन सा समीकरण सरल है। तो जो सरल लगे वहाँ से आप या तो x का मान निकाल लें या तो y का मान निकाल लें। तो हम समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से अब यहाँ देखें हम x का मान निकाल रहे हैं, तो ये ऋण का है, इसका पक्षांतर करेंगे तो इधर जाके धन का हो जाएगा, यानी 4 धन y, और ये हमारा आ गया समीकरण नंबर कितना 3। तो अब जब हमारा समीकरण नंबर 3 आ गया तो हम कुछ नहीं करते कि जिस समीकरण से मान निकालते हैं उसमें नहीं रखते, उसके दूसरे समीकरण में रखते हैं। तो दूसरे समीकरण में रखते हैं यानी हम किस में रखेंगे, पहले में रखेंगे। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो जैसे ही हम मान रखेंगे तो सबसे पहले समीकरण 1 जैसे कि वैसे लिख देते हैं, x धन y बराबर, ये हो गया हमारा 14। अब x का मान रख देते हैं स्टूडेंट, तो देखें x का मान हमारा कितना है, ये है 4 धन y, और धन कितना है y बराबर हो गया हमारा 14, यानी 4 धन 1 और 1 2y हो गया, ये बराबर हो गया हमारा 14। अब यहाँ से हम 2y का मान निकालेंगे तो ये 4 का कर देंगे पक्षांतर, यहाँ ये काय का है, धन का है, तो इधर जाके काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी 14 ऋण 4। अब 2y बराबर, ये हो गया 14 में से 4 गए तो कितना बचता है 10। और जब भी कोई भी अज्ञात राशि का मान निकालते हैं तो वहाँ पर चिन्ह काय का लगता है, इसीलिए y बराबर, और 2 यहाँ गुणा में है, तो जब इसका पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में हो जाएगा, यानी 10/2। यानी कहने का मतलब स्टूडेंट, जब दो संख्याओं के बीच कोई चिन्ह ना हो तो ऐसी स्थिति में हम वो चिन्ह को गुणा मानते हैं। तो y बराबर ये हो गया 2 एकम 2, 2 5 10, यानी y का मान हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। अब स्टूडेंट्स हम इस y को हम समीकरण नंबर कितने में रख देंगे, 3 में रख देंगे। तो हमको लिखना पड़ेगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो ये हो जाएगा x बराबर 4 धन, अब देखें y का मान कितना है, y का मान 5 है, तो हमने 5 रख दिया, तो x बराबर 4 और 5 9। इस प्रकार उत्तर में लिखना होगा कि x बराबर 9 और y बराबर 5। तो स्टूडेंट्स अब हम ये क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। सबसे पहले हमने s माइनस टी बराबर 3, इसको दे दिया समीकरण नंबर 1 पर। अब यहाँ ये देखें हम दूसरा समीकरण है s/3 धन t/2 बराबर 6। अब इससे हम समीकरण नहीं देंगे दोस्तों, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ हमको प्रॉब्लम में कौन डालेगा, हर डालेगा। तो ऐसी स्थिति में तो हम हर का क्या ले लेते हैं, लघुत्तम समाप्त वर्तक। 2 से देंगे 3 में नहीं जाएगा, जैसे कि वैसे हो जाएगा, 2 एकम 2, फिर 3 से देंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6। तो इस प्रकार 6 आया, तो जितना लघुत्तम समापवर्तक आता है उसका दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं, यानी दोनों पक्षों में 6 का
गुणा करने पर ये हो जाएगा s बटे 3 गुणित 6 धन t बटे 2 गुणित 6 बराबर 6 गुणित 6। अब यहाँ से 3 6 से कट जाएगा, 2 बार 2 6 से कट जाएगा 3 बार। तो इस प्रकार 2s धन 3t बराबर 6 6 36। अब दे देंगे हम यहाँ समीकरण नंबर 2। क्यों दे देंगे? क्योंकि अब ये पहले जैसा बन गया। अब हम कुछ नहीं करते, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हम s का मान निकाल लेते हैं। तो s बराबर जो ऋण का है इधर जाके धन का हो जाएगा, यानी 3 धन 2। इस प्रकार ये समीकरण नंबर हमारा कौन सा बन गया? तीसरा बन गया। अब समीकरण 2 में s का मान रखने पर जैसे ही हम मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू एस का मान देख लीजिए कितना है, 3 धन टी धन 3t बराबर 36। अब गुणा कर देते हैं, 2 तिया 6 धन 2t धन 3t बराबर 36। अब यहीं से 6 धन 2 और 3 5t बराबर 36। अब 6 का पक्षांतर कर देंगे, धन का है तो ऋण का हो जाएगा। तो 5t बराबर 36 ऋण 6, यानी 5t बराबर 30। इसीलिए अब फिर से देखें, यहाँ कोई चीज़ नहीं है, मतलब गुणा का है, 5 का पक्षांतर कर देंगे। इसीलिए t बराबर 30 बटे 5, 5 एक कम 5, 5 छिक्के 30, यानी t बराबर आपका कितना आ गया? 6 आ गया। अब समीकरण 3 में t का मान रखने पर जैसे ही हम t का मान रखेंगे तो ये देख लें समीकरण हमारा 3 कितना है, s बराबर 3 धन t। तो s बराबर 3 धन, अब t का मान देख लें कितना है, 6 है, तो ये 6 लिखे। तो s बराबर 3 और 6 कितना हो गया? 9 हो गया। इस प्रकार हमारा s का और t का मान निकल गया। अब हम उत्तर में लिख देंगे s बराबर 9 और t बराबर 6। इस प्रकार ये हमारा आंसर हो गया। अब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। ऋण y बराबर 3 समीकरण नंबर 1 और 9x ऋण 3y बराबर 9, ये समीकरण नंबर हमारा कितना हो गया? दूसरा हो गया। अब स्टूडेंट्स समीकरण 1 से हम y का या x का मान निकाल लेते हैं समीकरण 1 से। तो यहाँ पर देखें, जो छोटा है उसी का मान निकालना है। तो हम यहाँ 3x का पक्षांतर कर देंगे। तो ऋण y बराबर 3 ऋण 3x। अब ऋण चिन्ह का गुणा कर देंगे तो धन हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा और ये धन हो जाएगा, यानी y बराबर ये हो गया 3x ऋण 3, और इसे देंगे हम समीकरण नंबर कौन सा? 3। अब हमने क्या किया है, समीकरण 1 से निकाला है, इसलिए अब y का मान हम समीकरण कितने में रख देंगे? 2 में। तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो देखते हैं स्टूडेंट्स, 9x ऋण 3 और y का मान देख लीजिए कितना है, ये है 3x ऋण 3 और ये बराबर हो गया 9। इसे हल करते हैं, 9x ऋण 3 तिया 9x और ऋण ऋण मिलके धन 3 तिया 9 बराबर 9। ऋण का धन का कैंसिल हो गया, 9 बराबर 9। अब स्टूडेंट सबसे बड़ी हम यहाँ पर दुविधा में पड़ जाते हैं। अब स्टूडेंट्स अब सबसे बड़ी दुविधा में हम ये फंस गए कि यहाँ ना x है ना y, दोनों ये अचर अचर आ गए। तो ऐसी स्थिति कब बनती है? तो इसके नीचे हमको लिखना पड़ेगा कि यह कथन x के सभी मानों के लिए सत्य है। फिर भी x का विशेष हल के रूप
में प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए y का भी कोई हल प्राप्त नहीं होगा। ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब दोनों समीकरण एक जैसे हो। समीकरण 1 व समीकरण 2 के अपरिमित रूप से अनंत है, अनेक हल होंगे, ऐसा हमको लिखना पड़ेगा।